नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। अभी हम बात करेंगे भारत में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत। लैंड रेवेन्यू सिस्टम भारत में किसके द्वारा शुरू किया जाता है और कितने प्रकार के जमींदारी व्यवस्था थी? जमींदारी व्यवस्था भारतीय भारतीय क्यों भारतीयों के प्रति था तो कौन-कौन सी व्यवस्था थी और कब की किस गवर्नर जनरल के समय शुरू किया गया इसके बारे में देखेंगे। तो मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा 3 प्रकार से जो है बंदोबस्ती या जमींदारी व्यवस्था शुरू किया गया था। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कौन-कौन से थे? तो इसी के बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। तो पहली थी अस्थायी बंदोबस्ती जिसे कि परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था। पहला को क्या कहा जाता था? अस्थायी बंदोबस्ती या परमानेंट सेटलमेंट किसे कहा जाता था? इसकी शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में शुरुआत किया जाता है। अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किस गवर्नर द्वारा किया जाता है? तो गवर्नर जनरल इस समय कौन रहते हैं? तो इस समय गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और वर्ष रहता है 1793। 1793 में कौन सी व्यवस्था शुरू की जाती है? अस्थायी बंदोबस्ती या परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था इसी को कहा जाता है, ठीक है ना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसको साथ कौन देता है? लॉर्ड जॉन सोर। दोनों ने मिल करके इसकी शुरुआत आगे बढ़ाता है। कहाँ पर ये व्यवस्था जो था, ये जमींदारी व्यवस्था अस्थायी जमींदारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू होती है? तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस वाले क्षेत्रों में लागू होती है। इस मैप के माध्यम से मैं देखूँगा कि आखिर ये है क्षेत्र कहाँ पर? तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। कौन-सा कलर लेने से ज़्यादा बेस्ट होगा? तो मैं प्रयास करता हूँ ब्लैक कलर का लेने का। तो बंगाल देखेंगे, इस बंगाल में आपने देखा यहाँ पर बंगाल दिखाई दे रहा है। बंगाल के जस्ट ऊपर बिहार दिखाई दे रहा है, ठीक है? झारखंड, बिहार उस समय एक था, तो बिहार और नीचे माने कि बंगाल, उड़ीसा, ये पूरे एरिया और बनारस बोले तो उत्तर प्रदेश, ये वाली एरिया यहाँ से आप देखें तो ये एरिया क्या हो गया? इन एरिया में क्या था? तो भाई इस एरिया में था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त के की शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया जाता है? 1793 में, मतलब 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ शुरू किया जाता है? तो आप मैप में देखेंगे उड़ीसा और उसके ऊपर में पश्चिम बंगाल और बिहार से ऊपर में देखेंगे तो ये बनारस वाले एरिया दिखाई देगा। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो लगान अस्थायी रूप से वसूल करना और जमींदार भूमि का मालिक बन जाता है इसमें। किसान केवल काश्तकार रह जाता है। माने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता है और जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता है और उसे एक निश्चित समय दे दिया जाता है कि शाम होने से पहले फलाने तारीख को आप जो है कर हर हाल में जमा कर देना है वसूली करके। और यही वजह था कि जमींदारी व्यवस्था आते ही क्या होता है, एक बीच में बिचौलिया भी आता है। बिचौलिया करता क्या है? जमींदार को भी क्या करता है, कर देता है और अपने लिए भी कर रख लेता है। किससे? तो किसान से। इसके कारण क्या होता है? तो किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ जाती है क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था? 11/10 11/10 एक व्यवस्था थी। 11/10 व्यवस्था में था कि आप 11 नहीं 11 बटे नहीं 10 10/11 व्यवस्था थी, ठीक है ना? और इस व्यवस्था में कहा जाता है कि अंग्रेज कहते हैं कि तुम 10 भाग हमारे पास ला करके जमा करोगे और 1 भाग 1/11 में, ठीक है ना? 1 भाग तुम अपने लिए रखोगे। किसको बोलता है? जमींदार को बोलता है। जमींदार को बोलता है कि तुम 10 भाग मेरे पास ला जमा करोगे और 1 भाग तुम अपने पास रखोगे। किसके लिए रखोगे? तो जो ये उगाही करने में, जो वसूली करने में जो खर्च होगा, उस खर्च के लिए तुम एक भाग अपने पास रखोगे। लेकिन होता क्या? रखता तो जमींदार एक ही भाग है, लेकिन उसके बीच में जो बिचौलिए आते हैं, उस एक भाग को भी बढ़ा-चढ़ा करके रखते हैं अपने पास, एक भाग से ज़्यादा बिचौलिए रख लेते हैं और एक भाग देते हैं वहाँ के जमींदार को और बाकी 10 भाग किसके लिए भेजा जाता है? तो जो जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस का रहता है, अंग्रेज के पास भेजे जाते हैं। इस प्रकार दोहरी मार किसके ऊपर पड़ती है? तो किसानों के ऊपर पड़ती है। मतलब बिचौलिए जो है किसानों से अधिक धन लेते हैं और कम धन
कम धन बोले, ये तो निर्धारित 10% धन जो है वो भेजते थे किसके पास? अंग्रेजों के पास। इस प्रकार जमींदारी व्यवस्था सबसे बड़ी दुखद व्यवस्था या सबसे ज़्यादा दुर्दशा खराब करने वाली व्यवस्था किसानों के लिए रहती है, तो कौन-सा? जमींदारी व्यवस्था। इसका परिणाम स्वरूप तो देख ही लिए किसान शोषित होने लगते हैं। अगला हम देखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था के बाद कौन-सी व्यवस्था लाई जाती है? रैयत-बाड़ी व्यवस्था। रैयत-बाड़ी जिसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रैयत-बाड़ी व्यवस्था क्या था? रैयतों को दे दिया जाता था। किसान भूमि जो था रैयतों को किसानों का नहीं रैयतों को जो है उस भूमि का मालिक बना दिया जाता था और उस भूमि का मालिक जब किसान बन गया और किसान को डायरेक्ट टैक्स देने का एक निर्धारित दिन दे दिया जाता था कि यदि इस निर्धारित तारीख तक तुम टैक्स जमा नहीं करोगे तो इस स्थिति में तुम्हारी क्या होगी? भूमि छीन लेगा। कौन छीन लेगा? तो सरकार माने अंग्रेज छीन लेगा, ठीक है? इसका परिणाम क्या हुआ कि जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, जमींदार की भूमिका समाप्त हो गई और भारी लगान से किसान परेशान हो गया। अब बोलिए भारी लगान अब तो नहीं होना चाहिए, तो हुआ ना भाई, भारी लगान इसलिए हुआ कि जब मानसून नहीं होती थी और उस स्थिति में जब फसल नहीं अच्छी हो पाती थी, उसके बाद भी किसान को क्या करना पड़ता था? भूमि के मालिक जो रैयत होते थे, उसे क्या करना पड़ता था? खुद जाकर के देना पड़ता था क्या? तो शुल्क देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था और यदि जो किसान लगान निर्धारित समय तक शाम तक यदि किसी डेट के निर्धारित समय तक नहीं दे पाता था, तो अगले दिन उसका क्या जो भूमि होता था वो किसका हो जाता था? तो अंग्रेजों के अधीन आ जाता था। ये भी जो किसानों के लिए क्या था? किसानों के लिए दोहरी लगान व्यवस्था से कम नहीं था क्योंकि इसमें भी किसान किस पर निर्भर होता था? तो मानसून पर होता था। ये व्यवस्था किसने लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था। कब? 1820 ईस्वी के आसपास किया गया था और इसे आगे बढ़ाने का काम करता है। लागू कौन करता है? तो लागू करता है लॉर्ड हेस्टिंग्स और इसे अपने साम्राज्य में, अपने क्षेत्र में निर्धारित मतलब लगान लेने का निर्धारण कौन करता है? तो थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। तो हमेशा क्वेश्चन आता है रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो थॉमस मुनरो एवं मुन रीड मुनरो और रीड के द्वारा किस क्षेत्रों में? तो मद्रास वाले क्षेत्रों में, मुंबई वाले क्षेत्रों में और असम वाले क्षेत्रों में। ये देखेंगे मद्रास कहाँ पर था भाई? ये दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था लागू हुई थी? क्वेश्चन ये भी आता है दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था थी? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था थी। दक्षिण भारत में मद्रास, इसके पूर्व में देखेंगे तो दक्षिण के पूर्व में कौन सा? तो मुंबई, ये मुंबई वाली एरिया और मुंबई से फिर एकदम पूरब की ओर चले जाएंगे और पूरब की ओर जाएंगे तो ये असम वाली एरिया। यहाँ कौन सी व्यवस्था थी? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था यहाँ पर थी। रैयत बाड़ी व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर ये भी था कि यहाँ की जमीनें जो थी बहुत छोटी-छोटी थी, तो जमीन जब छोटे थे तो जमींदारी प्रथा लागू नहीं किया जा सकता था। इसीलिए रैयत बाड़ी व्यवस्था कब? 1820 में और अस्थायी बंदोबस्ती कब? 1793 में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती रैयत बाड़ी व्यवस्था की कब? 1820 ईस्वी में। महालबाड़ी व्यवस्था आता है तीसरा। महालबाड़ी व्यवस्था, महाल जैसा नाम है, महाल क्या कहा जाता था? गाँवों को, ठीक है ना? बाड़ी उसकी व्यवस्था को कहा जाता था महाल। गाँव की व्यवस्था को कहा जाता था महाल बाड़ी व्यवस्था। किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। 1833 में लागू किया था महाल बाड़ी व्यवस्था। कहाँ से किया था ये? तो इसको लागू करने वाला विलियम बेंटिंक था और हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इसे अपने क्षेत्रों में, हॉल्ट मैकेंजी जब गवर्नर जनरल बन के आता है तो जनरल बन के तो उन क्षेत्रों में लागू करता है। किन क्षेत्रों में? उत्तर भारत, जो शेष उत्तर भारत रहता है, उत्तर भारत और मध्य भारत ये वाला जो क्षेत्र रहता है और पंजाब वाला क्षेत्र रहता है, ये वाला एरिया में कौन सा व्यवस्था लागू होती है? तो ये महाल बाड़ी व्यवस्था लागू होती है। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। कब? 1833 में, ठीक है ना? इसकी विशेषता होती है कि गांव जो है को क्या माना जाता है? गांव को महल कहा जाता था, मैंने कहा, और उस महल को इकाई माना गया था। सामूहिक रूप से और लगान देने की व्यवस्था की गई थी। अब गांव के सभी व्यक्ति मिल करके अपने क्षेत्र का लगान देते थे। उसको क्या कहा गया था? महल बाड़ी व्यवस्था। देखिए कैसे कैसे
अंग्रेज लूट रहे थे समाज को। समझे ना? समाज में किसी भी तरह से पैसा या संपत्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए यह सारी व्यवस्था लाया गया था। अब देखिए गाँव में सब अधिक किसी के घर या किसी के खेत में अनाज नहीं उपजा, उसके बाद भी उस गाँव की ज़िम्मेवारी है कि उसके बदले में आप अनाज जमा करो और हमारे पास ला कर के लगान जमा करो। तो समझ रहे हैं कि कितना शोषण हो रहा होगा सो इससे क्या हुआ तो इसका परिणाम हुआ कि गाँव की ज़िम्मेदारी बढ़ी और लगान निर्धारित करना कठोर हो गया। क्योंकि मैंने कहा कि जब वहाँ बहुत सारे किसान हैं जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसके लगान कौन देगा? तो गाँव के जो तमाम लोग होंगे और लोग होंगे, उस ग्रामीण, उस व्यक्ति का लगान अन्य लोग भरेंगे और यदि अन्य लोग भी नहीं भरेंगे, उस स्थिति में उस गाँव का क्या होगा? ज़मीन नीलाम हो जाएगी। किसके अंतर्गत चली जाएगी? तो अंग्रेज सरकार के अंतर्गत चली जाएगी। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। इस प्रकार हमने अभी देखा महालवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंधु व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस प्रकार हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।